नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोगों सब सही है, चुस्त और तंदुरुस्त हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है 7th PC रिवाइज पीपीओ लेके, मतलब जिसका रिटायरमेंट 1/1/2016 से पहले हो गया, उन्हीं सब का लिए ये पीपीओ बनता। तो बहुत सारे आदमी को तो पीपीओ रिवाइज पीपीओ मिल गया और कुछ कुछ आदमी का अभी तक बाकी है। जैसा मेरा डिवीज़न में अभी तक करीब 800 आदमी को पीपीओ रिवीजन हुआ नहीं। तो उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों तुरंत जाकर अपना पीपीओ पर्सनल सेक्शन में डिटेल्स देकर, बैंक डिटेल्स, आधार डिटेल्स देकर अपना रिवाइज पीपीओ बनवा लीजिए। तो बात यह है कि सबको पीपीओ तो मिल गया, मगर ये देखते बहुत आदमी को अभी तक ए पीपीओ का डिटेल्स का बारे में जानकारी नहीं है। उसीलिए मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ ए पीपीओ लेके। तो देखिए ए पीपीओ में क्या क्या रहता ना। पहले जो है एकदम ऊपर यहाँ जो है, यहाँ है आपको सीपीपीसी का एड्रेस। जो बैंक मैनेजर, जो भी बैंक आपका रहे, उसका बैंक मैनेजर सीपीपीसी का एड्रेस यहाँ दिया रहता। ये क्यों रहता ना, अगर कभी सोचिए आपका पेंशन पेमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आप ब्रांच में कंप्लेंट कीजिएगा, ब्रांच अगर सही तरह उसको डील नहीं किया तो आप ये सीपीपीसी एड्रेस जो दिया हुआ है, ये एड्रेस में आप लोगों ने अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। क्यों ना, पेंशन जो खाते में जमा होता एक्चुअली ये सीपीपीसी ब्रांच से ही ये लोगों आपको अकाउंट में पेंशन डालता। तो ब्रांच सिर्फ आपको वो पेंशन खाते में जमा होने के बाद आप लोगों को पेमेंट करता। और यहाँ है देखिए इस साइड में पीपीओ इशूइंग रेलवे, मतलब जिस रेलवे से आपको पेंशन इशू हुआ वो देखिए, जैसे साउथ ईस्टर्न रेलवे हो सकता, ईस्टर्न रेलवे हो सकता, तो वेस्टर्न रेल हो सकता। तो जो रेलवे से आपको पीपीओ इशू हुआ वो रेलवे का एफएनसीओ का एड्रेस यहाँ दिया रहता। देखिए ये क्या है ना, 7th PC रिवाइज पीपीओ प्री 2016। तो मतलब 2016 से पहले जिसको रिटायरमेंट हुआ उन्हीं लोगों के लिए ये पीपीओ है। इसमें क्या क्या रहता देखिए, पहले रहता नेम ऑफ द पेंशनर, मतलब पेंशनर का नाम। तो अगर पेंशनर जिंदा है तो पेंशनर का नाम रहेगा, और पेंशनर का डेथ का बाद अगर रिवीजन हुआ तो इसमें क्या रहेगा ना, फैमिली पेंशनर का नाम रहेगा। और न्यू पीपीओ नंबर, ये देखिए मतलब जो पीपीओ ये जनरेट हुआ इसमें एक ऑटो जनरेटेड नंबर आ जाता, वही नंबर यहाँ शो करता। और यहाँ ओल्ड पीपीओ नंबर रहता। ओल्ड पीपीओ नंबर मतलब 7th CPC से पहले, मतलब 6th CPC में जो आपको पीपीओ नंबर था वही पीपीओ नंबर यहाँ रहेगा। ये हम लोगों का ऑफिशियल पर्पस में रहता, आपको सर्विस सीट लिंक करने के लिए। यहाँ रहेगा आपका जो ब्रांच है, मतलब जो पेइंग ब्रांच जहाँ से आप लोगों को पेंशन मिलता, उसका IFSC कोड। और यहाँ ब्रांच का नाम रहेगा, जो कौन ब्रांच से आप लोगों को पेंशन मिल रहा है। और यहाँ रहेगा आपको अकाउंट नंबर, मतलब पेंशन अकाउंट नंबर। और इशू डेट, मतलब जो डेट में ए पीपीओ इशू हुआ। नेम ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ देखिए जो एक्चुअली एम्प्लॉय था उसका नाम रहेगा। और डेजिग्नेशन, उनका डेजिग्नेशन जो था, लास्ट डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो डेजिग्नेशन था वो रहेगा। रेलवे यूनिट, मतलब कौन से यूनिट से, मतलब कौन से डिवीज़न से वो रिटायर किया वो रहेगा। और स्टाफ कैटेगरी, स्टाफ कैटेगरी में जैसा आपको रनिंग स्टाफ, नॉन रनिंग स्टाफ, ये सब जो कैटेगरी है ये रहेगा। और सीसेशन रीजन, सीसेशन रीजन मतलब अगर रिटायरमेंट हुआ तो सुपर एनुएशन रहेगा, डेथ रहने से डेथ रहेगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट रहने से VR रहेगा। और यहाँ डिपार्टमेंट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एम्प्लॉय रहेगा यहाँ, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय रहेगा यहाँ, डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ये यहाँ दिया रहेगा। और नेट क्वालिफाइंग सर्विस, मतलब एम्प्लॉय का क्वालिफाइंग सर्विस कितना साल हुआ था ये दिया रहता। तो एक्चुअली पेंशनर को ये सब का ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑफिशियल पर्पस में दिया रहता।
अच्छा, पेंशनर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब है कलम, मगर नहीं। हाँ, तो कौन से पे कमीशन में स्टाफ रिटायर किया था, वहाँ से शुरू होगा ये। तो फोर्थ पे कमीशन में रिटायर कर सकता, नहीं तो फिफ्थ पे कमीशन में कोई रिटायर कर सकता, नहीं तो सिक्स पे कमीशन में रिटायर कर सकता। तो जो जहाँ से रिटायर किया वहाँ से उनका जो सैलरी है, मतलब पेमेंट का जो स्लैब है वो दिया रहेगा ग्रेड पे। तो पहले तो ग्रेड पे नहीं था, तो सिक्स पे कमीशन से ग्रेड पे हुआ, तो यहाँ से ग्रेड पे दिया रहेगा। और जो रिवीजन होगा, रिवीजन देखिए, सिक्स पे कमीशन में आपका जितना पेंशन था उसका एक प्रोसीड्योर है, कैसे वो रिवीजन होता ना। आपका जो लास्ट बेसिक था, लास्ट बेसिक का 50% तो आपको पेंशन मिलता, तो वो लास्ट बेसिक का यहाँ रिवीजन हम लोगों ने करते हैं। क्या करते हैं ना, दो मेथड है। एक जो आपको लास्ट पे था उसको 2.57 दे के मल्टीपल करके जो आएगा आपको वही आपका बेसिक होगा, उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। नहीं तो एक चार्ट है, चार्ट से भी आपको पेंशन फिक्स्ड हो सकता। तो देखिए, ये जो चार्ट है नीचे दिया गया, जैसा एक टेबल है, टेबल नंबर 29 में क्या है ना, देखिए 1186 टू 95, 31/12/95 में जिसका पे था 2200 रुपया से 4000 रुपया तक। उसका बाद उसी का क्या हुआ, 1196 से 31/12/2005 में रिवाइज होके वो पे हो गया 18 से 13,500, 8,000 से। और नेक्स्ट पे कमीशन 2006 से 13/12/15, ये टाइम स्पेन में उनका रिवीजन क्या हुआ था ना, 9,300 से 34,800 यहाँ जीपी आ गया। जीपी क्या था ना, 5,400। तो सोचिए कोई आदमी को रिटायर्ड हुआ 95 में, तो 95 में उनका 2200 पेमेंट रहने से उसको क्या होगा ना, नेक्स्ट पे कमीशन में 8,000 होगा बेसिक। उसका बाद 2006 से उनका बेसिक पकड़ा गया 20,280, और ये एक टाइम रेंज दिया गया। और यहाँ एक मैक्सिमम पे और मिनिमम पे जो रहेगा और मैक्सिमम पे जो रहेगा, इसका बीच जितना भी जिसका पेमेंट रहेगा उसका फिक्सेशन होगा। ये कलम जो दिया गया नोशनल पे, ये नोशनल पे में, तो इसको आपको देख लेने पड़ेगा। इसका हर ग्रेड पे के लिए ऐसा एक टेबल है, वो आप लोगों को नेट में मिल जाएगा। ये टेबल से आपको देखने पड़ेगा। अगर आप फिफ्थ पे कमीशन में रिटायर किए तो फिफ्थ पे कमीशन का जो टाइम है उनसे पकड़ने पड़ेगा आपका लास्ट बेसिक क्या था, उस बेसिक के अनुसार आपका जो बेसिक अभी आ रहा नोशनल पे, मतलब 1/1/2016 में कितना बेसिक आ रहा, उसको पकड़ के आपको ये पेंशन उसको 50% पकड़ना है। तो ये आपको हो गया दो मेथड में आपको ये 7th पे कमीशन का जो पेंशन है वो फिक्सेशन हुआ। और यहाँ देखिए क्या बोल रहा ना, कब से रिवीजन हुआ ना, 1/1/2016 से पेंशन अमाउंट, अगर पेंशनर जिंदा रहने से यहाँ पेंशन अमाउंट रहता, नहीं तो फैमिली पेंशनर कट होने से ये जीरो रहेगा। एनहेंस फैमिली पेंशन मतलब आपको कुछ दिन जो पे है पेंशनर का, लास्ट पे मतलब जो पेंशनर का एक्चुअली जो पेंशन मिलता, फैमिली पेंशनर का भी उतना ही पेंशन मिलता। तो वो क्या ना था पहले 67 ईयर्स, मतलब रिटायरमेंट का बाद 7 साल। उसका बाद वो चेंज होके क्या हुआ ना, अगर इन सर्विस किसी को डेथ होता तो उनको 10 साल तक एनएस फैमिली पेंशन मिलेगा। तो वो अमाउंट यहाँ दिया रहता। और EFP एंड डेट मतलब एंड ऑफ फैमिली पेंशन, कब तक फैमिली पेंशन आपको एनएस फैमिली पेंशन मिलेगा वो डेट दिया रहता। उसका बाद क्या होता ना, नॉर्मल फैमिली पेंशन होता। तो नॉर्मल फैमिली पेंशन जो होगा वो आपको दिया रहेगा। तो यहाँ मिल गया आपको पेंशन अमाउंट पेंशनर के लिए, और यहाँ हो गया फैमिली पेंशनर के लिए फैमिली पेंशन अमाउंट। और कम्यूटेशन ये सब का बारे में, अगर किसी को कम्यूटेशन रिकवरी बाकी रहता तो वो दिया रहता। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, इसको भी किसी किसी को डिटेल दिया रहता, किसी किसी को नहीं दिया रहता। इज एज ऑप्टेड फॉर
ऑब्लिक सैंक्शन, मतलब अगर कोई बैंक से भी एक टाइम था जब आपको फैमिली फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बैंक भी सैंक्शन कर सकता था, उसीलिए इसको दिया रहता जो एज ऑप्टेड फॉर, मतलब पेंशनर जो ऑप्शन दिया उसी के अनुसार उसको फैमिली पेंशन का ऊपर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा, नहीं तो पेंशन के ऊपर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा। और यहाँ क्या रहता ना, एफएनसीओ पेंशन और अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर मतलब जो अकाउंट्स ऑफिस से आपको एपीपीएस सैंक्शन इशू हुआ, वही ऑफिसर का डेजिग्नेशन ये सब रहता, यहाँ सिग्नेचर रहता और सील रहता। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। नेक्स्ट पेज में क्या होता है ना, नेम ऑफ द पेंशनर। यहाँ भी जिसको पेंशन मिल रहा है, या तो पेंशनर होने से पेंशनर का नाम रहेगा, नहीं तो फैमिली पेंशनर होने से फैमिली पेंशनर का नाम रहेगा। न्यू पीपीओ नंबर, पहले जो बोले थे जो ऑटो जनरेटेड जो नंबर है वही नंबर यहाँ आ जाएगा। और ओल्ड पीपीओ नंबर मतलब पुराना जो पीपीओ है उसका नंबर यहाँ शो करेगा। उसका बाद आपका जो बैंक है वो बैंक का जहाँ से पेंशन मिलता है वहाँ का आईएफएससी कोड यहाँ दिया रहेगा। यहाँ रहेगा ब्रांच नेम, मतलब जो बैंक से आपको पेंशन मिल रहा हो वो बैंक का नाम दिया रहेगा। अकाउंट नंबर पहले ही बोले थे जो पेंशन अकाउंट का आपका नंबर है वो नंबर यहाँ दिया रहेगा। और इशू डेट, कब ए पीपीओ इशू हुआ उसका डेट दिया रहेगा। और यहाँ देखिए डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स डिटेल्स, मतलब जो डिपेंडेंट है उनका नाम रहेगा। तो बिलो 25 अगर लड़का लड़की रहने से उसका नाम रहेगा, वाइफ का नाम तो रहेगा ही, ये सब डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स का नाम यहाँ रहेगा। तो यहाँ देखिए जिसको पेंशन मिलेगा उसका नाम रहेगा। तो ये क्या है ना, यहाँ सोचिए वाइफ का पेंशन मिल रहा तो उनका नाम रहेगा, और वो रिलेशन रहेगा, जो वाइफ है ना डॉटर है ना सॉन है, वो रिलेशन यहाँ दिया रहेगा। उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया रहेगा, और आधार नंबर देने से भी चलता नहीं देने से भी चलता। देखिए इसका बाद ए चार्ट में जो रहता वो एडिशनल पेंशन नहीं तो एडिशनल फैमिली पेंशन, ये कब मिलता ना, किसी को पेंशनर को नहीं तो फैमिली पेंशनर का उम्र अगर 80 साल हो गया तो ये आपको एडिशनल एक फैमिली पेंशन मिलता, मतलब वो हो जाता 20% 80 साल में। 85 अगर एज हो जाने से मिलता आपको 30%, अगर 90 साल उम्र हो जाने से उसको मिलता 40%। पेंशन पहले जो मिलता था उसका ऊपर 40% ज़्यादा मिलेगा। 95 हो जाने से 50%, जो पहले जो पेंशन मिलता था उसका ऊपर 50% ज़्यादा मिलेगा। और 100 साल में 100%, मतलब पहले जब पेंशन था पेंशनर का नहीं तो फैमिली पेंशनर का, उसका डबल हो जाएगा पेंशन। तो देखिए यहाँ एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ दिया नहीं है बोल के, ये डेट यहाँ दिया नहीं, ये ब्लैंक रह गया। जिसको यहाँ डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसका जब 80 ईयर्स कंप्लीट होगा तो वो डेट भी यहाँ दिया रहेगा। हाँ सोचिए जो कोई पेंशनर का अगर रिटायरमेंट 1960 में हुआ तो उसका 80 साल के कितना में होगा ना, वो होगा 2040 में। तो यहाँ 2040 जो डेट रहेगा वो मेंशन रहेगा, मतलब 80 ईयर्स कब होगा वो डेट यहाँ दिया रहेगा। 85 ईयर्स कब होगा वो डेट भी यहाँ दिया रहेगा। ऐसा करके 90, 95, 100 तक डेट ऑफ बर्थ कब कंप्लीट होगा उनका 95 ईयर्स, 100 ईयर्स, 90 ईयर्स, 85 ईयर्स सब कुछ यहाँ दिया रहेगा। और कितना अमाउंट बढ़ेगा, 20% में कितना अमाउंट बढ़ेगा, 40% में कितना अमाउंट बढ़ेगा, 30% में कितना बढ़ेगा, सब कुछ यहाँ दिया रहता। कभी कभी हम लोगों ने देखते क्या, कोई भी पेंशनर का अगर उम्र 80 साल हो गया तो उन लोगों ने क्या करता ना, जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ऑफिस है उसमें चिट्ठी लिखता जो मेरा 80 साल हो गया, मेरा एडिशनल पेंशन का बंदोबस्त कीजिए। तो इसका बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर एक पीपीओ जो बुक है इसमें कुछ भी अगर गलती रहे, जैसा डेजिग्नेशन, नाम, नहीं तो स्टाफ कैटेगरी, नहीं तो आपको जो पेंशन मिल शो कर रहा वो पेंशन में अगर कुछ गलती रहा है अमाउंट में, तो जो डिविजनल अकाउंट्स ऑफिस है वो उसको सही कर सकता।
मगर जो आपको पेंशन पेमेंट रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है, जैसा आपको पेंशन मिल रहा था, अभी आपको 80 साल हो गया, आपको अभी क्या ना एडिशनल पेंशन मिलना है, वो फुल्ली बैंक का हाथ में है। आपको रेलवे का अकाउंट्स ऑफिस में एप्लीकेशन डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आप लोगों ने डायरेक्ट बैंक को, नहीं तो सीपीपीसी को बोल सकते हैं, जो भाई मेरा ये डेट में देखिए पीपीओ में दिया हुआ है, ये डेट में मेरा 80 साल उम्र हो गया, आप मेरा एडिशनल पेंशन का बंदोबस्त कीजिए। तो ब्रांच मैनेजर उसको सीपीपीसी में फॉरवर्ड कर सकता, नहीं तो आप अगर सीपीपीसी में कंप्लेंट कीजिएगा तो सीपीपीसी खुद ही उसको 20%, नहीं तो 30%, नहीं तो 40% जो भी एडिशनल पेंशन आपको मिलना है उसको बंदोबस्त कर सकता। इसमें ना तो पर्सनल डिपार्टमेंट कुछ कर सकता, ना अकाउंट्स कुछ कर सकता। आप लोगों जो चिट्ठी भेजते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों क्या कर सकते हैं ना, वही चिट्ठी को बैंक में भेज सकते हैं, जो भाई देखिए ये पेंशनर ऐसा ऐसा एक चिट्ठी दिया, इनको आप सॉल्यूशन कीजिए। तो उसमें क्या होता ना, देर होता, हम लोगों को चिट्ठी मिलेगा, उसका बाद हम लोगों उसका दोबारा चिट्ठी बनाएंगे, बैंक को भेजेंगे। उससे अच्छा आप डायरेक्टली बैंक को अप्रोच कीजिए, नहीं तो सीपीपीसी को अप्रोच कीजिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। और यहाँ देखिए जो लास्ट में दिया रहता वो है आपको पेंशनर का एड्रेस। यहाँ आपको अपना एड्रेस दिया रहेगा, जो आपको क्या है ना, रिटायरमेंट का टाइम जो एड्रेस आप दिए थे वो एड्रेस आपको यहाँ दिया रहेगा। और एड्रेस अगर कुछ चेंज करना है तो विद डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने पड़ेगा पर्सनल डिपार्टमेंट में, भाई मेरा एड्रेस चेंज हो गया, ये एड्रेस चेंज के लिए मेरा जो नया पीपीओ बनाना है उसको बनाइए। मगर ये जो एड्रेस का साथ अगर आप लोगों का बैंक भी चेंज करना है तो देखिए बैंक डिटेल्स जो है ना, आप लोगों ने एक बार लाइफ टाइम में एक बार अपना बैंक चेंज कर सकते हैं। मतलब पेंशन एक बार आपको चेंज होगा, पेंशन का माने ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बैंक से दूसरा बैंक। अभी देखिए कोर बैंकिंग होने के बाद से तो अब अगर सेम बैंक में पेंशन लीजिएगा तो ऑफिस से इसको ट्रांसफ़र का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैंक में ही अप्लाई करने से बैंक में एक बैंक से दूसरा बैंक खुद ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर सोचिए आप स्टेट बैंक में पेंशन ले रहे थे, उसका बाद अब अगर पीएनबी में लेना चाहते तो तब आपको अप्लाई करना होगा बैंक में, जो भाई हम ये आपका बैंक छोड़ के ये बैंक में पेंशन लेंगे। वहाँ का जो नया बैंक में जहाँ पेंशन लेंगे उसका पीपीओ बुक, आपको पासबुक, आपका जो नया एड्रेस उसका प्रूफ, ये सब कुछ दे के जो बैंक में पेंशन अभी ले रहे हैं वहाँ अप्लाई करना है। वो लोगों ने क्या करेगा ना, वही किताब और पूरा डिटेल्स, मतलब जो नया बैंक का डिटेल्स सब कुछ लेके वो लोगों ने अकाउंट्स ऑफिस, जो डिविजनल अकाउंट्स ऑफिस होता वहाँ उसको फॉरवर्ड करेगा। डिविजनल अकाउंट्स ऑफिस तब क्या करेगा ना, नया पीपीओ जनरेट करेगा। अगर आप लोगों बैंक में अप्लाई नहीं करके डायरेक्ट अकाउंट्स ऑफिस में अप्रोच कीजिएगा तो अकाउंट्स ऑफिस कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों ना, आपका एक पीपीओ तो है बैंक में, वो जब तक रिटर्न नहीं मिलेगा तब तक नया पीपीओ बनाना मुश्किल है। और देखिए यहाँ रहेगा अकाउंट्स ऑफिस का ऑफिसर का सिग्नेचर। तो ये डिटेल्स इसलिए दिए कि क्यों ना बहुत पेंशनर गलती से क्या करता ना, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा पेंशन रिलेटेड, सोचिए पेमेंट में किसी को पेंशन कम दे रहा, नहीं तो किसी को 80 साल हो गया बैंक अभी तक एडिशनल पेंशन नहीं दे रहा, नहीं तो क्या होता किसी को सोचिए 15 साल हो गया रिटायरमेंट मगर वो कम्यूटेशन अभी तक बैंक रिकवरी कर रहा। ये सब का लेके सब डिविजनल ऑफिस में जो कंप्लेन करता, इसमें क्या होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। हम लोगों को वो चिट्ठी या तो बैंक को फॉरवर्ड करने पड़ता। ये बारे में हम लोगों मतलब डिविजनल अकाउंट्स ऑफिस हेल्पलेस है। इसीलिए आप लोगों डायरेक्टली बैंक को अप्रोच कीजिए, नहीं तो सीपीपीसी को अप्रोच कीजिए। ओके, आज का लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आप लोगों को
इसमें कुछ जानकारी मिला, अच्छा लगा। और आप लोगों ने जो ओरिजिनल पीपीओ मिला जब रिटायरमेंट हुए थे उसका बारे में भी, वो पीपीओ का बारे में भी अगर कुछ जानना चाहते, और दूसरा कोई भी अगर क्वेरी रहेगा, दूसरा कोई भी अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोगों मेरा कमेंट बॉक्स में लिख सकते, उसका भी हम आंसर देंगे। और अगर कोई नया वीडियो का ज़रूरत होता है, जैसा पुराना पीपीओ लेके, नहीं तो दूसरा कोई सर्कुलर ये सब लेके, तो आप लोगों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको नया वीडियो बना के छोड़ेंगे। उसके लिए आप लोगों क्या कीजिएगा ना, मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसमें लाइक दीजिएगा। ओके, थैंक यू।